आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और हम उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा आपको सुनाने वाले हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से 1957 और 62 में चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के हाथों हार चुके थे, लेकिन वो भी दो दो सीट से चुनाव लड़ने का समय था। 57 में अटल बिहारी यहाँ से हार गए थे तो बलरामपुर से जीत गए थे। 62 में तो लखनऊ और बलरामपुर दोनों ही से चुनाव हार चुके थे। फिर आया साल 1991। अटल बिहारी वाजपेयी मशहूर नेता थे, मंत्रालय भी संभाल चुके थे, लेकिन लखनऊ की लोकसभा उन्हें नहीं मिल रही थी। इस बार ये सीट चाहिए थी। उन्होंने लोकसभा का पर्चा यहीं से भर दिया। चुनाव प्रचार चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी ही रौ में रहते थे, अपनी हर जनसभा में जाते थे, सारी बातें करते थे, साथ में लखनऊ वालों से एक बात जरूर कह देते थे। कहते थे कि आप लोगों ने क्या सोचा था, मुझसे पीछा छूट जाएगा तो ये होने वाला नहीं है। लखनऊ मेरा घर है, आप मुझसे इतनी आसानी से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मेरा नाम भी अटल है, देखता हूं आप कब तक मुझे सांसद नहीं बनाते। प्रचार खत्म, चुनाव हुए, नतीजा आया। अटल बिहारी वाजपेयी 1991 में ही लखनऊ के सांसद चुन लिए गए। सामने थे कांग्रेस के रंजीत सिंह। अटल ने हरा दिया। फिर ये रिश्ता नहीं टूटा। कभी राज बब्बर को हराया तो कभी कर्ण सिंह को, तो कभी सपा के मुजफ्फर अली को। लखनऊ लोकसभा का टोटल 6 बार प्रतिनिधित्व किया। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज। बड़ी खबर में वेस्ट यूपी में मचे घमासान की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। आज की पहली सुर्खी सपा नेता सांसद आजम खान से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट को तोड़ने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। गेट तोड़ने का ये आदेश रामपुर की एक कोर्ट ने 2 अगस्त को दिया था। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। दूसरी सुर्खी लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की कथित पिटाई मामले पर बनी है। इस मामले में फेसबुक लाइव करने, भाषण और कथित तौर पर झूठी कहानी बनाकर सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश करने के आरोपों के तहत सपा नेता उम्मेद पहलवान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका NSA के तहत मामला दर्ज हुआ है। उम्मेद ने इस मामले में NSA खारिज करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, शासन और एडवाइजरी बोर्ड के पास अपील की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन सारी अपीलों के बाद, खारिज होने के बाद ये कार्रवाई हुई। तीसरी सुर्खी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा योगी सरकार को सौंप दिया है। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने छोटे परिवार को खुशहाली का आधार बताया था। अब आज की चौथी सुर्खी बीजेपी से जुड़ी हुई है। पार्टी ने देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। आज लखनऊ से भी ये यात्रा शुरू हुई। बीजेपी मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से रथ पर सवार होकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाहर निकले। यहाँ से 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर आगे की यात्राओं पर निकले। और आज की आखिरी सुर्खी भी इसी यात्रा से ही जुड़ी मानिए। बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तीखा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के नाम पर राजनीति कर रही है। उसके नेता खुद जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, जबकि बसपा कार्यकर्ता बाढ़ और कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे। जनता सब देख रही है और चुनाव में वो इसका जवाब जरूर देगी। तो ये थी सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब चलते हैं हम बड़ी खबर की ओर। 14 अगस्त की शाम पश्चिमी यूपी के बुढ़ाना विधानसभा से बीजेपी के विधायक उमेश मलिक के काफिले पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब उमेश मलिक मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में हो रहे एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। खबरों के मुताबिक पहले विधायक के काफिले को घेरा गया, उनके खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। फिर गाड़ी पर काला कीचड़ और काला तेल फेंका गया। फिर पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने विधायक की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला किया। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आती हैं जो हमें बताती हैं।
अब भारी मशक्कत के बाद बीजेपी विधायक गांव से निकले, फिर 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। जिस सिसौली गांव में हमला हुआ वो भारतीय किसान यूनियन भाकियू का गढ़ है और भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इसी गांव के रहने वाले हैं। विधायक उमेश मलिक और मुजफ्फरनगर से सांसद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हमले के लिए भाकियू के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। देखिए विधायक उमेश मलिक ने कहा क्या था। बहुत सारे लोग थे, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता क्योंकि हम लोग हमारे परिप्रेक्ष्य में वो काम नहीं करते। यूनियन के लोग थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनियन जिंदाबाद इस प्रकार के भी नारे वहां लगा रहे थे। तो क्या तहरीर वगैरह हम लोग तहरीर दे रहे हैं। तहरीर देने के बाद एफआईआर करने के बाद पुलिस प्रशासन हमें बताएगा वो किस प्रकार की कार्रवाई इसके ऊपर। उमेश मलिक ने भले ही इशारों में अपनी बात कही, लेकिन सांसद संजीव बालियान ने थाने में खड़े होकर ही पुलिस को चेतावनी दे दी। उन्होंने जो कहा वो देख लीजिए आप। कोई खून है वो इलाका छोड़ कर नहीं जाना। किसी के बहनों अपने दिमाग में तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में कट जाओ। सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी परिवार। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पुलिस के सामने कहा कि या तो पुलिस कार्रवाई करे या तो रास्ते से हट जाए। इस बयान के बारे में बात करने के लिए हमने संजीव बालियान से संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें खुद को बीमार बताया और बात करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ किसान यूनियन के नेता और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने बीजेपी नेताओं को गाँव जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेता गाँवों में जाएंगे तो जो हुआ उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि किसान नाराज हैं। यह न चेतावनी है, इनकी गाड़ी पर कागज पोती गई, यह चेतावनी है, शुरुआत है, ये समझ लियो। ये इनके लिए शुभ लक्षण नहीं है। कहा गए कि उन्होंने बुला रखे थे और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था किस तरह की बात होगी। हमने यह घोषणा कर दी, बगल की तो बात बहुत बगल की है, गांव तो सब अपने हैं। अगर बालियान खाप में ही घुस जा, हमने घोषणा कर दी अगर बालियान खाप में घुस जा तो इसके साथ कुछ भी हो सके। कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले माहौल गर्म है। किसान नेताओं की बात करें या राजनेताओं की, दोनों ही ओर से जो रवैया अपनाया जा रहा है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ हिंसा ठीक नहीं है और न ही किसी चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किसी तरह की कोई धमकी देना। अगर आप सोच रहे हैं कि हमला 14 की शाम को हुआ तो हम आज 2 दिन बाद इस बारे में इतने विस्तार से क्यों बात कर रहे हैं, चलिए आपके संशय को दूर कर देते हैं। जिस पक्ष पर हमला करने का आरोप है उसका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसान नाराज हैं और चुनाव में किसान बीजेपी को सबक सिखा देगी। वहीं बीजेपी ने समूचे प्रदेश में पंचायत करके किसानों को भरोसे में लेने की कवायद शुरू कर दी है। 22 से 25 अगस्त के बीच लखनऊ में पार्टी विशाल किसान पंचायत करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि कृषि कानूनों की वजह से किसान नाराज नहीं है, लेकिन कुछ लोग उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं और इसी भ्रम को दूर करने के लिए पार्टी ऐसे आयोजन शुरू करने जा रही है। ये तो पार्टी का कहना हो गया, लेकिन जो पत्रकार पूरे घटनाक्रम को ज्यादा करीब से देख रहे हैं, पास से देख रहे हैं, उनका मानना है कि पार्टी किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। उन्हें अंदाजा है कि अगर चुनाव तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नाराजगी है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का गढ़ है। वहाँ के 99% जो है गन्ने की खेती करते हैं किसान, और पिछले 4 साल हो जाएगा, ये 4था साल शुरू हो गया है, भाजपा की योगी सरकार ने गन्ने मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की है, तो उसको लेकर बहुत नाराजगी है। दूसरा क्या है कि लगभग 15,000 करोड़ गन्ना किसान का बकाया है, वो भुगतान नहीं हो रहा है। तो पिछले 4 साल में महंगाई भी रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ी है और सरकार का गन्ना मूल्य ना बढ़ाना किसानों में मुख्य नाराजगी है। और जो राष्ट्रीय लोकदल लगभग खत्म हो गई है, जो किसानों की राजनीति करती थी, उसमें फिर दम पड़ेगा और वो फिर खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा नुकसान होगा, मैं ये मानता हूँ। अब आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी की 104 विधानसभा सीटों में से लगभग 70 सीटों के आसपास किसानों और जाटों के वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं और बीजेपी इस बात को
खूब अच्छे से समझ रही है। यही वजह है कि पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जो कि एक ज़रूरी एक्सरसाइज लगती है। बात इतनी सी ही नहीं है कि पार्टी नेताओं को गांव-गांव भेज रही है, अंदर खाने कुछ ऐसी तैयारियां भी चल रही हैं जिससे इलाके के किसानों की नाराज़गी को दूर किया जा सके। पश्चिमी यूपी के किसान सबसे ज़्यादा गन्ना उपजाते हैं और इनकी सबसे बड़ी नाराज़गी भी यही है कि मौजूदा सरकार ने गन्ने के रेट बस एक बार बढ़ाए हैं और उन्हें बकाया भी नहीं चुकाया है। अब ऐसे में सरकार तैयारी कर रही है कि चुनाव से ऐन पहले इन दो मुद्दों को खत्म कर दिया जाए। चुनाव पे इसका मुझे लगता है बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसका एक कारण है, मैं बता देता हूँ कि पिछले 3 साल से योगी सरकार ने गन्ना किसानों का कोई भी मूल्य नहीं बढ़ाया है। हमारे पास सूत्रों के द्वारा खबरें हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा पैसा किसानों का बढ़ाने जा रही है। तो जब किसान का गन्ना मूल्य बढ़ जाएगा तो काफी हद तक किसान शांत हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि बिजली के रेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा वो यूपी में ही है। उनको भी बीजेपी की सरकार जो है नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अगर उससे भी बिजली के रेट कुछ कम होते हैं और किसान को कुछ रियायत दी जा सकती है तो किसानों की नाराजगी काफी हद तक कम होगी, मुझे ऐसा लगता है। जब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खबरें बताती हैं कि चुनाव जीतने के फौरन बाद अखिलेश यादव ने दाम बढ़ाए तो चुनाव के ऐन पहले भी बढ़ाए। अब सवाल है कि क्या बीजेपी भी इसी राह पर है? पिछले 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन दोनों ही सरकारों ने मिलकर के जितना गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कालखंड में केवल 4 पेराई सत्रों में ही उसके 1.5 गुना से ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम योगी सरकार ने किया है। आज 1,41,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अब कुल मिलाकर अपने अपने आकलन है। विपक्ष को लगता है कि किसान नाराज हैं, इस नाराजगी का फायदा चुनाव में मिलेगा। किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी है और किसान जिन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए धरने पर बैठे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों में और उन तीनों काले कानून वापस कराने के लिए समाजवादी पार्टी भी लोगों के बीच, किसानों के बीच जा रही है। और किसान आंदोलन ना तो राजनीतिक आंदोलन है, ना ही समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहती। समाजवादी पार्टी किसानों की आवाज उठा रही है। और वहीं बीजेपी का दावा है जो कि उल्टा है। कहना है कि किसान नेताओं को भ्रम हुआ है और उनके भ्रम दूर करने के लिए पार्टी के नेता लखनऊ से लेकर बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, मेरठ तक की खाक छान रहे हैं। अधिवेशन और जनसंपर्क होगा, पंपलेट छपेंगे, बांटे जाएंगे, बातचीत होगी, साधने की कोशिश भी होगी। और अब क्या होगा, सब कुछ समय के पेट में है। वही देखना बचा है, देखेंगे, वो भी देखेंगे। आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनी राय दीजिए और लल्लन टॉप देखते रहिए। शुभ रात्रि।